अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एक यूनिट 3 का सेकंड लेक्चर था। आज हम यूनिट 3 का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो द यूनिट वाज यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था हमने। ठीक है, और इसमें हमारे पास आता है जी B3 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ L3 पार्ट। और इसमें हमारे पास जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, इसमें अगर देखें तो हमारे पास इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे एंजाइम्स के बारे में। ठीक है जी, एंजाइम्स की डिस्कशन हो रही थी। ठीक है, और एंजाइम में हमने जो चीज़ अभी डिस्कस कर लिया था वो इसका इंट्रो था। ठीक है, और कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमने इसके अंदर डिस्कस किए थे। आज हम इसको फर्दर इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, कि किस तरह एंजाइम जो है ना वो वर्किंग करते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके अंदर फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे इसके इनहिबिटर्स भी। ठीक है, एंजाइम्स। अच्छा जी, इसमें अभी इस टॉपिक के अंदर जो अभी हम डिस्कस करेंगे B3 के अंदर वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन। ठीक है जी, बात मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात की जा रही है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में अगर आप देखें, आपको पता है कि एंजाइम किससे रिएक्ट करता है। वाला एंजाइम जो है इट विल रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और ये क्या बनेगा वाला, दिस इज गोइंग टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और आगे से ये क्या बना देता है वाला, एंजाइम यहाँ पे सेपरेट हो जाता है और क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। यानी यूँ समझिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये सपोज ये एक एंजाइम है। ठीक है, और ये एक इस तरह करके व्हाट इज़ दैट, अ सबस्ट्रेट। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं, ठीक है, अगेन ये देखिए ये एंजाइम और ये आके लग गया इसके साथ क्या, सबस्ट्रेट। सो दिस इज अ सबस्ट्रेट, दिस इज एंजाइम, दिस इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और नेक्स्ट ये क्या बना देगा वाला, डेफिनेटली एंजाइम यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा इससे। ठीक है, ये एंजाइम गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और इसमें से क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म, ये इसमें से ये प्रोडक्ट बना देगा इसके अंदर से। ठीक है, इस तरह ये अलहदा हो जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह अलहदा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे। सो ये क्या चीज़ें बनी वाला, दीज आर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बन रही होती है। तो आपने देखा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्शंस हैं जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर जो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो डिस्कस करने वाला है वो ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज़ हाईली अनस्टेबल। ठीक है, विच वन इज़ हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल कौन सा है, ऑप्शन ए आपके पास एंजाइम्स, ऑप्शन बी आपके पास सबस्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन सी है आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास प्रोडक्ट्स। तो जाहिर सी बात है इसमें जो मेन जो चीज़ लग रही है वो क्या बोला, दैट इज़ ES कॉम्प्लेक्स आए थे। ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसमें जो मेन जो चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो एंजाइम की एक्टिव साइट है। अभी हम लास्ट में भी डिस्कस किया था इसकी एक्टिव साइट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एक्टिव साइट यानी सपोज करेंगे एक एंजाइम है, अच्छा 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, इसकी क्या बोला, एक्टिव साइट इसको कहलाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इस एक्टिव साइट को अभी हमने कहा था इट्स अ चार्ज बियरिंग साइट है, यानी इसके ऊपर चार्ज है। और चार्ज किस वजह से आता है वाला, इट्स बिकॉज ऑफ द R ग्रुप। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, सपोज कीजिएगा अब ये इसके 2 पार्ट्स हैं, एक कंसिडर ये कीजिएगा दिस इज द बाइंडिंग साइट। अब आपको पता है इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 इसकी साइड्स हैं, एक को कहते हैं एक्टिव साइट और कंसिडर दिस वन इज कॉल्ड एज कैटालिटिक साइट। ठीक है, कैटालिटिक साइड इसको कहते हैं। ठीक है, एक्टिव साइड और अच्छा बाइंडिंग जो साइड है, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए द रिकॉग्निशन ऑफ सबस्ट्रेट, recognition of substrate is done by
डैश साइड, कौन सी चीज़ है जो रिकॉग्निशन करेगी? ऑप्शन ए अगेन कैटालिटिक साइड है, ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, बाइंडिंग साइड है, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास दोनों ही करती हैं या फिर कोई भी नहीं करते। तो कौन सी चीज़ है? यस, तो आपने देखा इसका बाइंडिंग साइड इसको कहते हैं। यानी बाइंडिंग साइड की फिर कितनी प्रॉपर्टीज होंगी बोला? यस एग्जैक्टली, याद रखिए बाइंडिंग साइड की दो प्रॉपर्टीज हैं, और वो दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? याद रखिए कि एक तो ये रिकॉग्निशन करता है, ठीक है जी, रिकॉग्निशन यानी रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, फिर उसको बाइंड भी करता है, इसलिए इसको कहते हैं बाइंडिंग साइड। ओके, जब ये चीज़ इसके साथ अटैच हो जाएगी, अगेन ये देखिएगा, सपोज ये एक एक्टिव साइड है और ये आके इस तरह के सबस्ट्रेट ने बाइंड हो गया है, ठीक है, तो बाइंड करने में किसने हेल्प की बोला? बाइंडिंग साइड, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसने क्या अटैच ही रहना है? ऐसे नहीं है, क्योंकि इस सबस्ट्रेट ने किस में चेंज होना बोला? प्रोडक्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट को कैटालाइज कौन करता है वाला? जो चीज़ कैटालाइज करेगा वो है कैटालिटिक साइड। सो ये क्या करेगा वाला? दिस विल डू कैटालिसिस, दिस विल डू व्हाट? ये कैटालिसिस कर रहा होता है, उसको कैटालाइज कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये कैटालिसिस का प्रोसेस रोल प्ले कर रहा है कैटालिटिक साइड, और ये दोनों साइड किसकी पार्ट है वाला? बोथ ऑफ दीज साइड्स आर अ पार्ट ऑफ व्हाट? ये है एक्टिव साइड, ठीक है, एक्टिव साइड की कैटेगराइजेशन के अंदर आ रही होती है। समझाइए आपको बात की? अच्छा, इसमें फिर आपको दो तरह के इसको मॉडल्स डिस्क्राइब करते हैं। सो व्हाट आर दैट मॉडल्स? ठीक है, मॉडल्स जो हैं इसमें दो तरह के मॉडल्स हैं। एक आपको होता है, उसको कहते हैं कि द फर्स्ट मॉडल इज कॉल्ड एज लॉक एंड की मॉडल, ठीक है जी, लॉक एंड की मॉडल। और देन अगर देखें दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल इसको कहते हैं, ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल, इसके अंदर दो है। ईमेल फिशर ने, आपको पता है ईमेल फिशर जो है उसने ईमेल फिशर इसने ये मॉडल दिया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आपको पता है कि इसने कहा था कि जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है बोला? एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसने कहा था इन द सेम वे, ठीक है, इन द सेम वे एक सबस्ट्रेट को क्या रिक्वायर्ड होती है बोला? वो एक की रिक्वायर्ड होती है सबस्ट्रेट के लिए। सॉरी, क्या रिक्वायर्ड होता है बोला? दैट इज एन एंजाइम, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर डिस्क्राइब की थी, इसने कहा था, इसलिए नाम दिया लॉक एंड की मॉडल। जिस तरह एक लॉक के लिए स्पेसिफिकली क्या रिक्वायर्ड है? एक की रिक्वायर्ड है। इन द सेम वे सिमिलरली, ठीक है जी, सिमिलरली आपको क्या रिक्वायर्ड वाला? एक सबस्ट्रेट किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड वाला? एंजाइम्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपनी बुक की वर्डिंग लाइन देखें ना, तो उसमें अब सवाल ये किया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल विच वन एक्ट एज अ की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल विच विल एक्ट एज अ की। तो अब देखिए, याद बुक के अकॉर्डिंगली आप देखें तो की जो है दिस विल एक्ट एज एंजाइम, ठीक है, एंजाइम एक्ट कर रहा है। व्हाट इज एक्ट एज अ सबस्ट्रेट? लॉक। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल विच विल एक्ट एज अ लॉक। तो लॉक क्या बन गया इसके अंदर? ये सबस्ट्रेट बन गया इसका, ठीक है, के बाद जी। तो ये आपने अच्छी तरह इसको याद रखना है। ये आपकी बुक वर्डिंग लाइन्स के अकॉर्डिंगली लिखा ये हुआ है कि अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल अ लॉ फॉर अ पर्टिकुलर लॉक अ स्पेसिफिक कीज रिक्वायर्ड इन द सेम वे या सिमिलरली अ की इज रिक्वायर्ड, अ की एक्ट एज अ व्हाट? एंजाइम, एंड अ लॉक एक्ट एज अ व्हाट? अ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसके अंदर एमसीक्यूज बनेंगे जो कि आपने इसको मेमोराइज करना है इसके अंदर, ठीक है। इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। व्हाट इज दैट ड्रॉबैक? इसका एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक है, व्हाट इज दैट ड्रॉबैक? इसके अकॉर्डिंगली, आई मीन ईमेल फिशर के अकॉर्डिंगली, इस मॉडल के अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए, इसमें कहा था कि जो एक्टिव साइट है, ठीक है जी, एक्टिव जो साइट है दैट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, दैट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। अभी से ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये रिजिड स्ट्रक्चर इसने कहा था, जो कि अभी से यही चीज़ है ना इसके नेगेटिव पॉइंट्स में गई थी कि ऐसा नहीं होता,
अब दूसरी जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस फिट मॉडल। आपको तो ये अगर क्वेश्चन किया जाए इंड्यूस फिट मॉडल वाज रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा जी क्वेश्चन है इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है जी, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है जी, वाज गिवन बाय डैश, ऑप्शन ए अगेन एमल फिशर, ठीक है जी, ऑप्शन बी है आपके पास कॉसलैंड, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास कार्ल कॉर, ठीक है जी, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास वाटसन एंड क्रिक, ठीक है जी, वाटसन एंड क्रिक। तो ये किसने मॉडल दिया था अगेन, यस दैट इज नोन एज कॉसलैंड, ठीक है। तो ये कॉसलैंड ने इसको प्रपोज किया था, तो दिस वाज प्रपोज बाय, ठीक है जी, कॉसलैंड ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है। और आपको पता है इसके अकॉर्डिंगली जो एक्टिव साइड है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली जो एक्टिव साइड है दैट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है, यानी जिसके अंदर मॉडिफिकेशन आ सकती है, जिसके अंदर चेंज आ सकती है, ठीक है। और यही इसका प्लस पॉइंट था कि ये इसने ये कहा था कि इंड्यूस फिट मॉडल होता है। इंड्यूस फिट मॉडल का मतलब क्या है कि जैसे सपोज ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट जैसे इसके साथ आ गया फिट हुआ, इसलिए फिट कवर्ड यूज है, ठीक है। इस सबस्ट्रेट ने एंजाइम को इंड्यूस करवाया, और क्या इंड्यूस करवाई वाला चेंजेस, ठीक है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंड्यूस करवाई, इसलिए इसको नाम दिया जा रहा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। किसने रिप्रेजेंट किया था वाला कॉसलैंड। इसके अकॉर्डिंगली एक्टिव साइड एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉक एंड की मॉडल था इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल, ये दो मॉडल हैं जो कि एक्सप्लेनेशन करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक। अच्छा जी, फिर अगर आप देखें तो इसमें कुछ फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स आपको पता है फैक्टर कौन कौन से हमारे पास, इसमें 4 तरह के फैक्टर्स हैं, ठीक। और वो फैक्टर कौन कौन से, पहला जो फैक्टर्स हैं, ठीक है जी, फैक्टर्स, इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है जी, एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है जी। बात आपको तो इसमें एंजाइम कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वी कैन से दैट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फॉर अ पर्टिकुलर मैक्सिमम लिमिट तक, ठीक है, पर्टिकुलर लिमिट तक। लेकिन इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस वी हैव टू फॉलो दैट, एंड दैट कंडीशंस क्या है, ठीक है जी। कंडीशंस, पहली जो कंडीशन है इसमें नंबर 1 पे जो कंडीशन हम बात करते हैं, एक तो ये कि स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, ठीक है जी, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए नंबर 1। और नंबर 2 पे जो चीज़ है दैट इज़ नोन एज अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है जी, अनलिमिटेड यानी ढेर सारे सबस्ट्रेट होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम के लिए आप बात कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशंस हैं तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन अप टू अ सर्टन मैक्सिमम वेलोसिटी कह लें आप, ठीक है, अप टू सर्टन मैक्सिमम लिमिट तक की बात कर लें आप, ठीक है, जिसके बियॉन्ड फिर आगे रिएक्शन जो है ऑब्वियसली स्टॉप होना ही होना है, ठीक है। लेकिन फिर अभी हम ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज होगा, ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ व्हाट, एंजाइम को। जितने एंजाइम आप बढ़ाते चले जाएंगे, देखिए ना अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास, जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट हैं उतने अगर हम एंजाइम बढ़ाते चले जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता चला जाएगा, ठीक है, अप टू सर्टेन लिमिट तक। अच्छा, इसमें जो दूसरा पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, सबस्ट्रेट
कंसंट्रेशन। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में हम लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दिस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये इसका ऑपोजिट ही है ना एक तरह से, ठीक है। तो इसमें भी याद रखें वीसी कुछ कंडीशंस फॉलो करना पड़ेंगे, और वो कंडीशंस क्या है, ठीक है। और वो कंडीशंस क्या है, एक तो ये है कि आपके पास एंजाइम कंसंट्रेशन जो है ना, एंजाइम कंसंट्रेशन दैट शुड बी कांस्टेंट। आपने इसको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। इसको आपने फिक्स रख लेना है, कांस्टेंट रख लेना है, ठीक है। जब आपने इसको फिक्स रख दिया, कांस्टेंट रख दिया, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप देखिएगा, इसमें हमारे पास ग्राफ की एक इस तरह रिप्रेजेंटेशन है, वो ज़रा देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखें, हम ले रहे हैं जी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है जी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक। और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी, रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह के। अच्छा देखिएगा, सपोज करें हमारे पास 50 एंजाइम है, यहाँ पे कंसीडर कर ले वी हैव 50 एंजाइम्स, ठीक है, 50 एंजाइम्स। और यहाँ पे सबस्ट्रेट बढ़ा लीजिए 0 से, फिर ये 10 है, ठीक है, फिर ये 20, ठीक है जी, 30 और 40, 50, 60 ऑनवर्ड लेके चलते चले जाए, ठीक है। अब क्या होगा बोला, अब देखिए जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा, तो आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभी आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितनी हुई 10, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, ठीक है, और बढ़ा दे इसको इस तरह करके, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कितने हो गए 20, रेट ऑफ रिएक्शन अब देखिए पहले 0 से था, अब कितना आ गया बोला, पहले इतना बढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन, अब इतना बढ़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब वो अगेन इसको बढ़ाते चले जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा, कब, जब तक ये 50 तक नहीं पहुंच जाते। ये देखिएगा, ये अब ये क्या हो गया बोला, 50 सबस्ट्रेट थे, 50 ही क्या हो गया बोला एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आके ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, फिर आगे हमारे पास स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बोला, दिस इज कॉल्ड एज अ सैचुरेशन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, ये सैचुरेशन का पॉइंट। व्हाट इज सैचुरेशन, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए, व्हेन द एंजाइम्स एक्टिविटी विल स्टॉप, द पॉइंट इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। ये यूं कह लें कि व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स, देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट कितने हैं बोला 50, एंजाइम भी कितने आ गए 50 सबस्ट्रेट 50 एंजाइम के साथ अटैच हो गए, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या कोई एक्टिव साइट खाली है, नहीं है, ठीक है। तो चूंकि एक्टिव साइट ही खाली नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको अब सारी चीज़ें ऑक्यूपाई हो चुकी है। ये बिल्कुल ऐसे समझें जैसे 50 चेयर्स पड़ी हों और 50 ही लोग बैठे हों, तो क्या कोई खाली चीज़ पड़ी हुई जहाँ पर कोई और आके बैठ सके, नहीं, ठीक है। इसी तरह जितनी एक्टिव साइट थी एंजाइम की, वो सारी की सारी ऑक्यूपाई हो चुकी है बाय द एंजाइम, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जैसे पूछा जा सकता है, व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, तो क्या बोलेंगे बोला, सैचुरेशन इसको बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जो चीज़ है उसको हम कह रहे हैं जी टेम्परेचर। टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमारे पास अगेन ये इस तरह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है। अब सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं जी टेम्परेचर, और अगेन इस तरफ क्या ले रहे हैं हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखिएगा, सपोज ये हमारे पास टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20, 30, 40 इस तरह ऑनवर्ड लेकर चलते जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सपोज आपने टेम्परेचर बढ़ाया जी 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, इस तरह करके बढ़ता जाएगा, और ये मैक्सिमली जा रहा है अगर आप गौर करें इस पॉइंट के ऊपर। और ये अगर आप ह्यूमन की बात करते हैं तो ये टेम्परेचर कौन सा कहलाएगा बोला, दिस टेम्परेचर विल बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड,
ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसको कहना है। ठीक है, तो आपने देखा अच्छा, तो आप ये नोट करें ज़रा, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है बोला, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। 10 पे बढ़ाया तो आपने कहा 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। ठीक है बात, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है। और अगेन 20 तक कर देंगे तो और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, 30 पे करेंगे और मैक्सिमली कितना आ रहा है बोला, 37 डिग्री से। अगर आपसे पूछा जाए द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स एक्टिविटी इज ऑप्टिमम, तो आपको पता है इस टेम्परेचर को हम नाम क्या देते हैं, इस पॉइंट को, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसको कहते हैं। सो व्हाट इज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर? तो क्वेश्चन अगर आपसे आता है द टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स एक्टिविटी इज मैक्सिमम, तो क्या बोलेंगे बोला, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ह्यूमन बॉडी इज, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड the activity of enzyme will be dash, ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके पास, एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम will be minimum but enzymes denatured, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी will be maximum but enzyme do not denature, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास will be minimum but enzyme do not denature, या फिर ऑप्शन डी आपके पास नन ऑफ दिस, लिख लेते हैं इसका। ठीक है, क्या आंसर बनेगा आपका? तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये वाला जो टेम्परेचर है ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी मिनिमम है, लेकिन एंजाइम याद रखिए यहाँ पे डीनेचर नहीं हो रहे, एंजाइम डीनेचर नहीं हो रहे। ठीक है, एंजाइम की डीनेचरेशन जो है ना वो नहीं है, लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी इंतहाई रिड्यूस हो चुकी है, मिनिमम हो चुकी है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे तो आपने देखा ये इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात इसको टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर मिलने से इसको क्या मिल रही होती है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इसको मिल रही जो चीज़ रही है दैट इज़ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी मिल रही होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा याद रखिएगा क्या होना शुरू हो जाएंगे बोला, कोलिजन्स होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कोलिजन्स किसके बीच में बोला, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट के बीच में। ठीक है, कोलिजन, जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा रिएक्शंस होंगी। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रिएक्शंस होने के लिए ज़रूरी है कोलिजन्स का होना। ठीक है, कोलिजन्स होंगी तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर ये कर्व नीचे को आ रहा है, इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन। सो व्हाट इज डीनेचुरेशन? चेंज इन द शेप ऑफ एंजाइम। ठीक है, चेंज इन द शेप ऑफ एंजाइम, एंजाइम की शेप जब चेंज होना शुरू हो जाए, ठीक है, उसको नाम क्या देंगे, डीनेचुरेशन। तो याद रखिए यहाँ पर अगर 37 से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तो एंजाइम की डीनेचुरेशन हो जाती है। ठीक है, एंजाइम की क्या होती है बोला, डीनेचुरेशन होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डीनेचुरेशन चेंज इन द शेप ऑफ एंजाइम। अगर देखें तो स्पीड मैक्स व्हेन द टेम्परेचर एक्सीड्स द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, द एंजाइम्स एक्टिविटी द एंजाइम विल बी डीनेचर्ड। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। एक और क्वेश्चन है, ऑल द एंजाइम्स वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। कितना है, सारे जितने भी बॉडी के अंदर एंजाइम है याद रखिएगा वो एक ही टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमली काम कर रहे होते हैं, और वो कितना टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
अच्छा, ये पॉइंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि हर एक के लिए आपको पता है पीएच जो है ना वो वेरिएबल है। अगला फैक्टर हमारे पास पीएच है। अगेन याद रखिएगा, हर एंजाइम के लिए अलग-अलग पीएच है। हर एंजाइम के लिए अलग-अलग पीएच है, लेकिन सारे एंजाइम्स के लिए एक ही टेम्परेचर है और वो कितना बोला 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अच्छा, पीएच का एक टेबल बना हुआ आपकी बुक के अंदर ना, जो उसको अच्छी तरह याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि वो एमसीक्यूज हैं सारे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जी आर्जिनेज का कितनी पीएच है, ठीक है, लाइपेज की कितनी है, सुक्रेज की कितनी है, ठीक है, स्लेवरी एमाइलेज की कितनी है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज की कितनी पीएच है, ठीक है, एंटीरोकाइनेज की कितनी पीएच है। ये सारी पीएच का टेबल आपने अच्छी तरह याद रखना है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें पॉइंट याद रखनी है। एक तो अगर हम मिनिमम चेंज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है जी, मिनिमम चेंज, और दूसरा जो है दैट इज मैक्सिमम चेंज है। ठीक है जी, मैक्सिमम चेंज अगर हम करेंगे तो क्या सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम चेंज करेंगे तो याद रखिए दिस कैन कॉज आयोनाइजेशन, दिस कैन कॉज व्हाट, आयोनाइजेशन। और किस चीज़ की आयोनाइजेशन करेंगे बोला, जाहिर सी बात है जी, जो आयोनाइजेशन होती है वो सबस्ट्रेट की भी होती है और वो एंजाइम्स की भी होती है। और जो मैक्सिमम है इसमें तो याद रखिएगा वो एक ही केस होना है, दैट इज डीनेचुरेशन। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मिनिमम चेंज इन द पीएच विच लीड टू व्हाट, तो वी सी दैट विल लीड टू द आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ व्हाट, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। ओके, एंड द मैक्सिमम चेंज विल लीड टू व्हाट, डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन इसकी वजह से होती है, तो इसको नाम दिया जा रहा है, ये पीएच की अंदर वेरिएबिलिटी है। क्लियर। अच्छा जी, लास्ट पे हमारे पास है वो है इनहिबिटर। द लास्ट टॉपिक इज व्हाट, इनहिबिटर है। ठीक है, आपको इनहिबिटर्स आर दोस केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट विद द एंजाइम एट द एक्टिव साइट एंड विल नॉट चेंज द प्रोडक्ट एंड ब्लॉक इट फिजिकली। इसको नाम दिया जाता है इनहिबिटर का। ठीक है, और आपको पता है इनहिबिटर जो है इसके अंदर फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं इनहिबिटर्स की। अच्छा जी, इनहिबिटर्स क्या, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस that react with enzyme। ठीक है, और इसको क्या करेंगे बोला, डेफिनेटली दे विल ब्लॉक इट। अब ब्लॉक कैसे करेंगे बोला, दे विल ब्लॉक इट फिजिकली, इसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और कैसे ब्लॉक करेंगे बोला, इधर टेम्परेरी और परमानेंटली, इधर टेम्परेरी और परमानेंटली, इधर टेम्परेरी और परमानेंटली। ठीक है, तो ये इनहिबिटर्स हैं। अब आपको ये भी आइडिया इसकी ना, हमारे पास दो टाइप्स हैं, और वो दो टाइप्स कौन सी आ जाती है बोला, एक आपको पता है इसमें इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स है, इरिवर्सिबल, और दूसरी जो टाइप्स हैं दैट इज नोन एज रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इन विच इनहिबिटर्स विल फॉर्म अ कोवलेंट लिंकेज, तो आपको पता है ये कोवलेंट लिंकेज क्या बनाएगी बोला, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ठीक है, सो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स दीज आर टाइटली कोवलेंटली अटैच्ड, दैट इज कोवलेंटली, ये अटैच्ड होते हैं, कोवलेंटली अटैच्ड। ठीक, और ये जो है रिवर्सिबल दैट इज लूजली अटैच्ड, वीकली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, वीक लिंकेज होती है, वीकली अटैच्ड। समझिए आपको बात। अब रिवर्सिबल की फर्दर दो टाइप्स हैं। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर दो टाइप्स आपको पता है, एक तो क्या कहते हैं इसको, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज, रिवर्सिबल के अंदर एक कहते हैं जी कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है जी, कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, और दूसरे को क्या कहते हैं बोला, ऑब्वियसली दैट इज नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स। अच्छा, कंपैटिटिव इनहिबिटर। अच्छा, आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा व्हाट इन कंपैटिटिव इनहिबिटर व्हाट इज सिमिलर बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। तो आपको पता है दोनों चीज़ों के बीच में सबस्ट्रेट
इनहिबिटर के बीच में, ठीक है, क्या चीज़ सिमिलैरिटी है, तो आपको पता है ये स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, ठीक है। सो देयर इज व्हाट, इन दोनों के बीच में क्या है, देयर इज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, ठीक है बात। अब ये कौन कौन सी एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल आपने बस याद रखनी है। आपको पता है इसमें जो सबस्ट्रेट है दैट इज सक्सिनिक एसिड, ठीक है जी, सक्सिनिक एसिड। और इनहिबिटर कौन सा है इसके अंदर, आपने पढ़ा दैट इज मेलोनिक एसिड, ठीक है जी, मेलोनिक एसिड है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट है सक्सिनिक एसिड, और चूंकि सबस्ट्रेट है तो डेफिनेटली इसका प्रोडक्ट भी तो होगा ना भाई, और तो इसका प्रोडक्ट क्या है बड़ा, दिस विल चेंज इनटू फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है जी, फ्यूमेरिक एसिड में चेंज हो जाता है। और चूंकि मेलोनिक एसिड है इसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि मेलोनिक एसिड इज एन इनहिबिटर ऑफ दिस सबस्ट्रेट, ठीक है, इज एन इनहिबिटर बिकॉज दिस इज हैविंग अ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, ठीक होगी बात। और ये याद रखिएगा कि ये जो मेलोनिक एसिड है ये इनहिबिटर किसका है, इट इज अ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, दिस इज इनहिबिटर व्हाट, दिस इज अ इनहिबिटर ऑफ, ठीक है जी, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है जी बात। तो ये था जी हमारा आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। और ये थर्ड आज हमारा यूनिट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने B3 को डिस्कस किया है सारे का सारा। इसमें दो चीज़ें जो हमने डिस्कस किए हैं, कंप्लीट किए हैं, नंबर 1 न्यूक्लिक एसिड और नंबर 2 एंजाइम्स का पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया है इसके अंदर, ठीक है, इंट्रोडक्शन किया है, उसका मैकेनिज्म किया है, फैक्टर्स किए हैं, और ये सारे के सारे इनहिबिटर्स वगैरह किए, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन आवर डिस्कशन सेशन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसके अंदर डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।